जय हिंद एवरीवन। आप सबका अनिल नरूला आईएएस स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है जो उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जुडिशरी को हम स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में खाली हम सुप्रीम कोर्ट को डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन सी पावर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जो वेरियस जुरिडिक्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट के पास वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा किस तरीके से एवोल्यूशन स्टार्ट हुई हमारे यहाँ पे, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस एंड रीसेंट 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है जिसको फोर्थ जज केस के नाम से भी जाना जाता है। उसको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कोलिजियम सिस्टम की तरफ हम आए एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट किस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट होती है और इवॉल्व होती है विद द टाइम। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे एंड फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में जो हम डिस्कस कर चुके हैं उनको हम यहाँ पे दोबारा से रिवाइज करेंगे बिकॉज रिट जुरिडिक्शन यहाँ पर दोबारा से आएगा जो हमने आर्टिकल नंबर 32 फंडामेंटल राइट्स के टाइम पर करी थी ना। सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूँ इंडियन जुडिशरी को, तो इंडियन जुडिशरी में अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप ऑर्गन है यहाँ पे जुडिशरी में। उसके बाद हमारे पास हाई कोर्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एट प्रेजेंट टोटल 25 हाई कोर्ट्स हमारे पास हैं। हाई कोर्ट के बाद सबसे नीचे हमारे पास आया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ये 3 हायरार्की है। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 2009 में ग्राम न्यायालय स्टार्ट हो गया था। बट ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में इनका मेंशन है, ठीक है। बट अगर हम बात करें ग्राम न्यायालय की तो ग्राम न्यायालय स्टैट्यूटरी है। दैट मीन्स स्टैट्यूट जो मैंने आपको बताया था एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, उससे पावर्स मिली हुई है ग्राम न्यायालय को। तो यहां पर मैं आपको ये नहीं कह सकता कि हाई कोर्ट सब ऑर्डिनेट है सुप्रीम कोर्ट से, बिकॉज तीनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। बट हायरार्की वाइज अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट्स एंड सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। एंड इसी तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट में सबसे ऊपर पहुंचते हो। सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई भी मैटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है तो आप एक वहां से वे ऑफ अपील के थ्रू एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है जिससे आप उस मैटर को हाई कोर्ट की तरफ लेके जा सकते हो। एंड हाई कोर्ट में भी अगर आप हाई कोर्ट के वर्डिक्ट से जो डिसीजन आएगा, ऑर्डर आएगा हाई कोर्ट का, उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। एंड हमने फंडामेंटल राइट में डिस्कस किया था कि अगर आपका फंडामेंटल राइट यहाँ पर वायलेट हो रहा है, 12 से 35 तक आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, तो अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड वहीं पर आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट को डायरेक्टली यहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं फंडामेंटल राइट में। तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो हाई कोर्ट सब ऑर्डिनेट नहीं है बिकॉज तीनों के तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। बट अगर ग्राम न्यायालय की बात कर लूं तो वो स्टैट्यूटरी कोर्ट आपके पास आ जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो कि एपेक्स कोर्ट है इंडिया का अंडर द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिकॉज अगर हम यूएसए की बात कर लें तो यहां पर 50 स्टेट्स हैं, सबका सुप्रीम कोर्ट है एंड फर्दर एक आपके पास फेडरल कोर्ट आता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहां पर कुछ पॉइंट्स की। फेडरल कोर्ट है ये, ठीक है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है इंडिया में। भाई आप सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसलिए हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी इसको कहा जाता है। द गारंटियर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, हमने पढ़ा था सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 32। द गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द फाइनल इंटरप्रिएटर। भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी कल को अगर मान लेते हैं किसी आर्टिकल में या किसी भी चीज में प्रॉब्लम आती है तो फाइनल इंटरप्रिटेशन कौन देगा कि क्या चीज ठीक है या ठीक नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एपेक्स कोर्ट भी कहा जाता है, गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, फाइनल इंटरप्रिएटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको जाना जाता है। नाउ सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ें जो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, जो आप इसको मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। इंस्पायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये वही एक्ट है जहां पे हमने किया था कि जहां से 75% स्ट्रक्चरल पार्ट हमने कॉन्स्टिट्यूशन का बोरो किया हुआ है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड एज द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम विद अ 3 टायर स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, नंबर 2 हमारे पास हाई कोर्ट्स हैं, टोटल 25 है एट प्रेजेंट,
सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या जिनको लोअर कोर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। अब अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की एट प्रेजेंट या स्टार्टिंग की बात करूं तो स्टार्टिंग में हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड उनके साथ 7 जजेस थे। एंड इन 7 जजेस का नाम क्या होता है, यहाँ पे इनको हम प्यून जजेस भी कहते हैं या ब्रदर जजेस भी कहते हैं। ये दो नाम से भी इनको जाना जाता है, प्यून जजेस एंड दैट इज अ ब्रदर जजेस। अब बात ये उठती है कि सर एट प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है, तो एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस प्लस 33 आपके पास टोटल है, दैट मीन्स 34 एट प्रेजेंट यहाँ पर स्ट्रेंथ है टोटल। तो सर प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इन 7 से 33 ये जो इंक्रीज है, ये इंक्रीज करने की पावर किसके हाथ में है, तो पार्लियामेंट के पास यहाँ पर पावर है इस चीज को रेगुलेट करने की कि यहाँ पर स्ट्रेंथ को जब इंक्रीज करना है। एंड किस तरीके से होगा, सिंपल मेजोरिटी के साथ यहां पर आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो लॉ है वो ऑर्डिनरी लॉ भी हो सकता है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी हो सकता है। बट यहां पर जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है तो आर्टिकल 368 की बात आती है एंड यहां पर ऑर्डिनरी लॉ सिंपल मेजोरिटी से इसको पास कर दिया जाएगा। एंड सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पार्लियामेंट के पास यहां पर पावर है जजेस को इंक्रीज करने की इन द सुप्रीम कोर्ट। एट प्रेजेंट स्ट्रेंथ है 34 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 प्यून जजेस या फिर ब्रदर जजेस के नाम से जाने जाते हैं। नाउ आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक जो हमारा पार्ट 5 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजन से रिलेटेड। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट के पास सारी की सारी पावर्स है कि ये जितने भी प्रोविजंस हैं विद रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट उनको रेगुलेट करने की। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब हम हाई कोर्ट्स पढ़ेंगे तो हाई कोर्ट्स में पावर आ जाती है राष्ट्रपति जी के पास एंड यहां पर सुप्रीम कोर्ट की बात जब आती है तो पार्लियामेंट के पास पावर आती है। ओरिजिनली द स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज फिक्स्ड एट 8, मैंने आपको बताया चीफ जस्टिस के साथ यहां पर 7 अदर जजेस थे जिनको प्यून जजेस के नाम से जाना जाता है या ब्रदर जजेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू इंक्रीज और डिक्रीज। भाई आज 34 से कम करने हैं तो पार्लियामेंट के पास पावर है, आज 34 से ज्यादा करने हैं तो पार्लियामेंट के पास पावर है। अल्टीमेटली पावर किसके हाथ में है, पार्लियामेंट के हाथ में है, प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं है। एट प्रेजेंट 33 मैंने बताया आपको चीफ जस्टिस के साथ 33 जजेस और हैं। चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। इंपॉर्टेंट इज एज ही डीम्स नेसेसरी। अगर उनको लग रहा है कि यहां पर उनको कंसल्ट करने की जरूरत है कि नहीं तो यहां पे प्रेसिडेंट यहां पे कर सकते हैं कंसीडर। बात अब यहां पर यही आएगी कंसल्टेशन वर्ड की। क्या कंसल्टेशन का मतलब है कंकरेंस, मुझे मानना ही पड़ेगा। एक तो है मैं आपसे खाली कंसल्ट कर रहा हूं कि कल मैं क्लास लूं कि ना लूं, जस्ट मैं आपकी बात नहीं मान रहा, जस्ट कंसल्ट कर रहा हूं आपसे। बट अगर कंकरेंस है तो दैट मीन्स मुझे आपकी बात माननी पड़ेगी। कंकरेंस एक है कंसल्ट, तो अभी हम पढ़ेंगे कि इसी तरीके से हमारे पास कुछ जजेस के केस आते हैं। 3 केस हमारे पास इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा जजेस हैं उनको अपॉइंटमेंट के वक्त चीफ जस्टिस से तो पूछा जाएगा ही, तो क्या खाली चीफ जस्टिस का सोल ओपिनियन फाइनल ओपिनियन होगा या फिर प्लुरलिटी ऑफ जजेस, हमें उनसे ज्यादा जजेस को भी साथ में कंसल्ट करना पड़ेगा। एंड इसी तरीके से धीरे धीरे कर कर कोलिजियम सिस्टम की तरफ हम आते हैं। तो फर्स्ट जज क्या कहता है, द प्राइमेसी ऑफ द चीफ जस्टिस रिकमेंडेशन ऑन द जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर कैन बी रिफ्यूज्ड फॉर द कोजेंट रीजंस। भाई चीफ जस्टिस ने जो भी अपनी रिकमेंडेशन यहां पे दी है जजेस के लिए उसको रिफ्यूज किया जा सकता है। तो पहले जज केस में हम देखते हैं कि दिस रूलिंग गेव द प्राइमेसी टू द एग्जीक्यूटिव ऑफ द जुडिशरी। भाई इन्होंने एग्जीक्यूटिव को यहां पर प्राइमेसी दे दी ओवर द दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद ये केस दोबारा से आता है एंड सेकंड जज केस हमारे पास आता है जब ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेगा। होल्डिंग कंसल्टेशन रियली मीन्स कंकरेंस। भाई कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस ही है, पहले मैं बताया कंकरेंस नहीं है।
फर्स्ट जज केस में बताया कि भाई वो कंकरेंस नहीं है, कंसल्टेशन। दूसरे में बताया कि कंकरेंस है, बट क्या खाली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा वो ही होगा, ऐसा नहीं बोला। इट एडेड दैट इट वाज नॉट द सीजीआई इंडिविजुअल ओपिनियन। भाई खाली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कह रहे हैं वो ओपिनियन ही कंकरेंस नहीं होगा, बट एन इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन फॉर्म्ड इन कंसल्टेशन विद 2 सीनियर मोस्ट जजेस। भाई चीफ जस्टिस के साथ यहां पर 2 सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के साथ में होंगे, दैट फॉर्म्ड द कोलिजियम। आई होप दिस इज क्लियर। तो सेकंड जज केस में कंसल्टेशन रियली मीन्ड कंकरेंस, बट खाली चीफ जस्टिस का ओपिनियन ही फाइनल नहीं होगा। थर्ड जज केस आता है यहां पर आज ही हम इन आर्टिकल को पढ़ेंगे, आर्टिकल 143, जिसमें राष्ट्रपति यहां पर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी जुरिडिक्शन एडवाइस मांग सकते हैं। तो यहां पर आर्टिकल 143 का यूज हुआ एंड उसके बाद कहा गया कि कोलिजियम को एक्सपेंड किया जाए एंड 5 मेंबर की बॉडी बनाई जाए। चीफ जस्टिस के साथ 4 सीनियर मोस्ट जज आएंगे एंड इन्हीं 4 सीनियर मोस्ट जज में से नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया निकल कर आएगा, बिकॉज एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनते हैं? द सीनियर मोस्ट जज इन टर्म्स ऑफ द टेन्योर, इन टर्म्स ऑफ द टेन्योर। ठीक है, नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ जाएंगे, इसलिए हर किसी को पता है उसके टर्न कि नेक्स्ट कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। फॉर एग्जांपल 2027 की जो सितंबर होगी उस टाइम पर हमारे पास पहली फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगी, मैडम जस्टिस नागरत्ना, जो कि पहली फीमेल चीफ जस्टिस बनेंगी 2027 में 36 डेज के लिए। ओके, तो इन्होंने कहा चीफ जस्टिस के साथ 4 जजेस आएंगे एंड इसके बाद ये नाम यहां पे रिकमेंड करेंगे एग्जीक्यूटिव, दैट मींस राष्ट्रपति को। बट जो ये नाम दे रहे हैं यहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास एक वर्चुअल वीटो होती है, दैट मींस उनकी हां होनी बहुत जरूरी है इस केस में, बिकॉज यहां पर चीफ जस्टिस यहां पे सबसे टॉप पोजीशन पे है, तो 4 साथ में सीनियर मोस्ट जज भी आ गए, तो यहां पर उनके पास वर्चुअल वीटो है, उनकी हां होनी यहां पर जरूरी है। तो 4 सीनियर मोस्ट जज एट प्रेजेंट जो कोलिजियम सिस्टम चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब अपॉइंट होते हैं तो चीफ जस्टिस के साथ 4 सीनियर मोस्ट जज हैं। वहीं जब हम हाई कोर्ट की बात करेंगे तो चीफ जस्टिस के साथ 2 सीनियर मोस्ट जज यहां पर आते हैं। तो थर्ड जज केस में कोलिजियम आया, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम को हेड कौन कर रहा है? सीजीआई, एंड उनके साथ 4 सीनियर मोस्ट जज हैं। हाई कोर्ट का कोलिजियम जो बनता है यहां पर इज लेड बाय इट्स चीफ जस्टिस एंड 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ दैट हाई कोर्ट। Names recommended for the appointment by a High Court Collegium reach the government only after approval by the CGI and the Supreme Court Collegium। भाई यहाँ पर CGI जब एक तो सेंटर में बना हमारे पास CGI के साथ 2 सीनियर मोस्ट जज हाई कोर्ट के केस में एंड CGI के साथ 4 सीनियर मोस्ट जज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के केस में आते हैं। नाउ फोर्थ जज केस जब आया, अब ये कह रहे हैं कि जजेस अपॉइंटिंग द जजेस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, बहुत सारी एजेंसीज ने रिपोर्ट लिखी कि भाई नेपोटिज्म हो रहा है कि जजेस ही जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं एंड बिकॉज सीजीआई के साथ 4 सीनियर मोस्ट जज हैं तो दैट मीन्स जजेस ही जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं। तो सवाल ये उठा यहाँ पे 2014 में, जो कि पहले अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट से स्टार्ट हो चुका था, कि एग्जीक्यूटिव को बीच में बिठाया जाए। तो इसलिए 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है जिसका नाम दिया गया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। कमीशन मींस अ ग्रुप ऑफ पीपल। वो आया गया, वो प्रपोज किया गया कि भाई कोलिजियम सिस्टम को यहां पर चेंज कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए विद द एनजैक। अब एनजैक में कहा गया कौन कौन होगा? 6 बंदे होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, लॉ मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव बीच में आ गए, लॉ मिनिस्टर जिससे प्रॉब्लम हुई, 2 एमिनेंट पर्सन होंगे। ये कौन होंगे? एक कमेटी बनेगी, उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी होते हैं, कुछ कमेटी के मेंबर्स होंगे, वो 3 मेंबर्स वो यहाँ पे बताएंगे कि 2 एमिनेंट पर्सन कौन से हैं। बट जब ये मैटर कोर्ट में गया तो ये कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के टाइम पे उन्होंने कहा गया कि ये यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर है और एग्जीक्यूटिव को बीच में लाकर आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहे हो। इसलिए 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको फोर्थ जज केस कहा जाता है, उसको यहां पर हटा दिया जाता है। एंड एट प्रेजेंट कोलिजियम सिस्टम ही आपके पास चल रहा है, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे जब सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट की बात होगी एंड 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे जब हाई कोर्ट के जज की बात होगी।
ओकेस। नाउ द ओथ, चीफ जस्टिस और जो जजेस हैं ये ओथ लेते हैं बिफोर द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो कोई पर्सन जो कि अपॉइंट किया गया है स्पेशली फॉर द ओथ पर्पस, वो इनको ओथ दिलाएगा। टू बियर द फेथ एंड एलिजेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कई बार ओथ में मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, to duly and faithfully and to the best of his ability, knowledge and the judgment perform the duties of the office without fear, favor, affection, to uphold the constitution and the laws। ये चार आप देख रहे हैं ओथ्स के यहाँ पर जो है लाइंस लिखी हुई हैं। नाउ सैलरी अलाउंसेस, सैलरी जो भी होगी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, अलाउंस जो उनको मिलेंगे, जो उनको प्रिविलेजेस मिलेंगी, लीव्स मिलेंगी, पेंशन मिलेगी, वो कहाँ से डिटरमिन होंगी? बाय द पार्लियामेंट। एंड इसी टॉपिक से रिलेटेड हमने इलेक्शन कमीशन में पढ़ा कि पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन सब की तनख्वाह किसके बराबर थी? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर थी। बट अभी सरकार ने तो चेंज करा, वो कहा कि कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट होगी। ऑल्दो दोनों की तनख्वाह बिल्कुल सेम है, बट एक डिफरेंस आ रहा है। जो कैबिनेट सेक्रेटरी की तनख्वाह है वो एक्ट ऑफ बाय द पार्लियामेंट डिटरमिन नहीं होती है, गवर्नमेंट डिटरमिन कर रही है। बट सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह यहां पर पार्लियामेंट डिटरमिन कर रही है। आई होप दिस इज क्लियर। दे कैन नॉट बी वेरिड टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर द अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। भाई फाइनेंशियल इमरजेंसी के अलावा वो वेरी नहीं करी जा सकती। ये नहीं है कि कल को सुप्रीम कोर्ट ने कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कुछ डिसीजन सुना दिया तो आप उनकी तनख्वाह कम कर दो। इलेक्शन कमिश्नर ने कुछ भी टॉपिक यहाँ पे कुछ भी चीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर दी तो आप उनकी तनख्वाह कम कर दो, ऐसे नहीं हो सकता। अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। अब जज कौन बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का? नंबर 1 तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना बहुत जरूरी है, ये तो होगा ही होगा, अदरवाइज वो जज नहीं बन सकते। अब इसके अलावा इन तीन में से और कोई एक आपके पास हो। नंबर 1, या तो आप हाई कोर्ट के जज हो 5 साल के लिए, या फिर आप हाई कोर्ट के सक्सेशन में 10 साल तक एडवोकेट रहे हो, या फिर राष्ट्रपति मैम को ऐसा लग रहा है, एट प्रेजेंट मैम कह रहा हूं मैं, मैम है द्रौपदी मुर्मू मैम, अगर राष्ट्रपति जी को लग रहा है कि यस आप डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो, इसकी कोई भी डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं करी गई है। अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है कि आप डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, आपको वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। ये प्रोविजन हाई कोर्ट के केस में नहीं दे रखा है, खाली सुप्रीम कोर्ट के केस में ही यहां पर प्रोवाइडेड है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स द टेन्योर ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, टेन्योर फिक्स नहीं है, बट कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं। जैसे मिनिमम एज नहीं है, बट ये बनाया गया है कि यहां पर क्या प्रोविजन है कि जब तक वो 65 एज के नहीं हो जाते, दैट मीन्स जब तक 65 ईयर्स के नहीं हो जाते तब तक वो यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। इन केस ऑफ द हाई कोर्ट इसको 62 रखा गया है, एंड इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इसको 65 रखा गया है। अब मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन आ गया उनकी एज से रिलेटेड, मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज के एज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग हिज एज is determined by the authority provided by the parliament। भाई एज से रिलेटेड कोई केस आ गया, ठीक है, कि भाई कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो गई एज से, कौन डिसाइड कर रहा है? तो यहां पर एक अथॉरिटी बनेगी, उसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? पार्लियामेंट, वही बताएगी। नंबर 2, ही कैन रिजाइन बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। जब सुप्रीम कोर्ट का जज चाहे वो रिजाइन करके राष्ट्रपति जी को लिख सकते हैं। नंबर 3, ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। भाई पार्लियामेंट नंबर 1 तो है 65 ईयर्स एज पूरी हो जाए, हाई कोर्ट में 62। नंबर 2 ऐसा हो सकता है कि वो खुद ही रिजाइन कर दे, ठीक है। नंबर 3 उनको हटाया भी तो जा सकता है, कैसे हटाएंगे? 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों हाउसेस में मोशन पास होगा स्पेशल मेजोरिटी के साथ। स्पेशल मेजोरिटी जिसको क्या कहते हैं हम? दैट इज मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग। जब दोनों हाउस में अगर पास हो गया तो यहां पर जज स्टैंड्स इम्पीच्ड। अभी तक कोई भी जज इम्पीच नहीं हुए हैं, बट मोशन स्टार्ट हो चुका है पास्ट में, ठीक है, बट अभी तक कोई इम्पीच नहीं हुए हैं। नाउ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। किस तरीके से? बाय द 2 ग्राउंड्स, 2 ही ग्राउंड हैं जिसपे यहां पे जज हटते हैं। नंबर 1 प्रूव्ड मिसबिहेवियर, कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अगेंस्ट आप जा रहे हैं।
नंबर 2, इनकैपेसिटी, कुछ मेंटल आपके अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कि आप यहाँ पे अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आप इनकैपेबल हो गए हैं अपनी जॉब को करने के लिए, तो इन 2 ग्राउंड्स पे आपको हटाया जा सकता है, प्रोवाइडेड लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजोरिटी के साथ वो पास होगा एंड उसके बाद यहाँ पे उनको हटाया जाएगा। हटाने का तरीका कौन रेगुलेट कर रहा है? जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 ये यहाँ पे रेगुलेट कर रहे हैं। रेगुलेशन क्या है? सबसे पहले रिमूवल मोशन 100 बंदे साइन करेंगे अगर वो लोकसभा में स्टार्ट हो रहा है। मान लेते हैं कि पहले लोकसभा ने कहा कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहले 100 बंदे साइन करेंगे, और अगर वो राज्यसभा है तो 50 बंदे उसको साइन करेंगे। उसके बाद लोकसभा में कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है? स्पीकर, वो स्पीकर को देंगे। राज्यसभा में किसको देंगे? चेयरमैन को देंगे। चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। द स्पीकर चेयरमैन में एडमिट, स्पीकर और चेयरमैन ऐसा हो सकता है कि वो उसको एक्सेप्ट ही ना करें, ठीक है, तो ऐसा भी चांसेस हो सकते हैं, बट 100 चाहिए लोकसभा में और 50 राज्यसभा में। उसके बाद ये एक कमेटी बनाएंगे, ठीक है, उस कमेटी को ये रिपोर्ट देंगे कि यस ये हमारे पास आया है। उस कमेटी में कौन कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है। इन तीनों के बाद जब उसके बाद हम देखते हैं कि कमेटी ने पाया कि यस ये जज यहां पर मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी में फॉल कर रहा है, तो दोनों हाउसेस में यहां पर स्पेशल मेजोरिटी के साथ, यहां पे स्पेशल मेजोरिटी क्या है? 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस 2/3 मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग, इन दोनों के बाद यहां पर माना जाएगा कि जज इम्पीच हो गया है। ओके, जैसे ही ये यहां पर दोनों में पास हुआ तो ये राष्ट्रपति के पास जाएगा एंड फाइनली राष्ट्रपति उन जजेस को रिमूव करने का ऑर्डर दे देंगे एंड उसके बाद माना जाएगा कि जज स्टैंड्स इम्पीच्ड। अभी तक कोई भी जज इम्पीच नहीं हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज द एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग चीफ, जैसे एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर होते हैं कि अभी हमारे पास परमानेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं है, हमने किसी एक्टिंग को बना दिया। कब होगा ये? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहां पर कीवर्ड है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बना सकते हैं। कब बना सकते हैं? जब या तो सीजीआई का ऑफिस आज वेकेंट है, भाई वेकेंट है, खाली है, तो किसको बनाना पड़ेगा? एक्टिंग चीफ जस्टिस। द चीफ जस्टिस इज टेम्परेरी एब्सेंट, अभी कुछ टाइम के लिए वो बीमार है, कुछ है, एब्सेंट है। नंबर 3, वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इन तीनों कंडीशंस में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज द एडहॉक। एडहॉक आपको पता है, जैसे एडहॉक जॉब्स निकलती हैं, पंजाब गवर्नमेंट में निकलती हैं कि कुछ टाइम के लिए, एडहॉक परमानेंट नहीं है, एडहॉक है। व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ कोरम, कोरम आपने पार्लियामेंट में पढ़ा होगा कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जब तक नहीं आएंगे तब तक लोकसभा राज्यसभा में सेशन नहीं चलता है। वहां पे कोरम की डेफिनेशन क्या है कि मिनिमम 1/10 मेंबर अगर नहीं आएंगे तो सेशन नहीं चलता है। सेम ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे जो परमानेंट जजेस हैं वो उनका कोरम पूरा नहीं हो पा रहा, भाई 34 स्ट्रेंथ है, अभी हमारे पास 20 ही हैं, कोरम पूरा नहीं हो पा रहा, तो चीफ जस्टिस किसी भी हाई कोर्ट के जज को यहां पर अपॉइंट कर सकते हैं एडहॉक जज फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। बट जो ये हाई कोर्ट का जज होगा इसके पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है, अदरवाइज इनको चीफ जस्टिस यहां पे सुप्रीम कोर्ट में नहीं ला सकते। आई होप दिस इज क्लियर। एडहॉक मतलब टेम्परेरी पर्पस, जब कोरम नहीं है, मिनिमम नंबर ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, तो चीफ जस्टिस क्या कर सकते हैं? हाई कोर्ट के जज को यहां पर ला सकते हैं। वन हु इज क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बट उसी को जिसके पास सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर क्वालिफिकेशंस हैं। Chief Justice can do only after consultation with Chief Justice of the High Court concerned and with the previous consent of President. मान लो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर किसी जज को लेकर आना है, तो चीफ जस्टिस पहले यहाँ के जो चीफ जस्टिस है उनसे पूछ के यहाँ पर लेकर आएंगे एंड इस जज के पास सुप्रीम कोर्ट के क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब हमारे पास सबसे लास्ट टॉपिक जो इसका है वो है जुरिडिक्शन पावर्स। ठीक है, इसमें से रिट जुरिडिक्शन हम कर चुके हैं फंडामेंटल राइट्स में, जब हमने 5 तरीके की रिट्स पढ़ी थी। हेबस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी ऑफ, मेंडेमस, वी कमांड, प्रोहिबिशन, टू प्रोहिबिट, ठीक है, उसके बाद सर्जरी जो क्योर करता था, देन लास्ट इज क्यू वेरेंटो। ठीक है, ये हम 5 रिट्स पढ़ चुके हैं। नंबर 1 आती है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। नाउ एज अ फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स disputes between the different units of the Indian Federation including any state।
मान लेते हैं सेंटर और स्टेट एक साइड है और एक स्टेट एक साइड है, या सेंटर और स्टेट है, ठीक है, सेंटर एंड वन और मोर स्टेट्स, सेंटर एंड वन और मोर स्टेट और वन साइड, या बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, दो स्टेट्स के बीच की लड़ाई भी है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली ओरिजिनल जुरिडिक्शन यूज करके बीच में आ सकती है, ठीक है। द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब वो उसके पास ही पावर है, नो अदर कोर्ट कैन डिसाइड्स ओरिजिनल, इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू हियर सच डिस्प्यूट्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस, दैट इज सुमोटो, खुद से, अपील के थ्रू नहीं। अपील कैसे होती थी भाई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं हुआ, अपील करके हाई कोर्ट में आ गए, हाई कोर्ट में नहीं हुआ, अपील करके सुप्रीम कोर्ट में आ गए, बट यहां पर वो फर्स्ट इंस्टेंस में सुन सकता है, उसको अपील पे जाने की जरूरत नहीं है। बट अगेन देयर इज अ एक्सेप्शन, दो स्टेट्स के बीच में लड़ाई अगर पानी के लिए हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट पहले इंस्टेंस में बीच में नहीं आ सकता, उसके लिए पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया है, आर्टिकल 262 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए हमारे पास इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल्स बना रखे हैं, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि क्या कहते हैं, नीचे आप रिवर्स देखते हैं, कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई, ठीक है, ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल्स जो कि एक क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है। क्वासी जुडिशियल मतलब जिनके पास यहाँ पर कोर्ट की तरह पावर तो है, फुल पावर्स नहीं है, ठीक है। ट्रिब्यूनल्स जैसे आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल्स होते हैं, तो इसी तरीके से अगर दो स्टेट्स के बीच में पानी की लड़ाई हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली नहीं आएगा, सबसे पहले ट्रिब्यूनल अपनी जजमेंट देगा, एंड ट्रिब्यूनल की जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो आप। दैट मीन्स ओरिजिनल जुरिडिक्शन पानी की लड़ाई के बीच में डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकता, उसके लिए पहले ट्रिब्यूनल बना है एंड देन आप उसको जजमेंट को चैलेंज करेंगे। नंबर 2 इज द रिट जुरिडिक्शन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट 5 तरीके के रिट जुरिडिक्शन यहाँ पे रिट्स जाता है। आर्टिकल 32, द रिट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव क्यों नहीं है? बिकॉज आर्टिकल 226 हमने पढ़ा था, हाई कोर्ट के पास भी पावर है। कितने तरह की रिट्स थी हमने पढ़ा था? नंबर 1 इज द हेबस कॉर्पस, नंबर 2 हमने पढ़ी थी मेंडेमस, नंबर 3 हमने पढ़ी थी प्रोहिबिशन, नंबर 4 हमने पढ़ी थी सर्सरी, एंड नंबर 5 हमने पढ़ी थी क्यू वेरेंटो। फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में हमने डिस्कस की थी एक रिट, पांचों की पांचों रिट हमने डिस्कस करी थी आर्टिकल 32 में। नाउ नेक्स्ट इज द एपीलेट। एपीलेट मतलब वे ऑफ अपील से आप ऊपर जा रहे हो। सुप्रीम कोर्ट इज प्राइमरली अ कोर्ट ऑफ अपील एंड हियर्स अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स। मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट। भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से चैलेंज होकर हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गई। द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव। अब इसको हम डिस्कस करते हैं आगे, सॉरी इस पे आते हैं। अपील्स इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। नाउ एन अपील कैन बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ द लॉ दैट रिक्वायर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मान लेते हैं, अब मैं इसको आपको हिंदी में समझाता हूं। मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा केस है एंड हाई कोर्ट को लग रहा है कि उस केस में कुछ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, कुछ लॉ का ऐसा पार्ट है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन चाहिए। ठीक है, हमने पढ़ा अभी कि फाइनल इंटरप्रेटर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पर अगर हाई कोर्ट को लग रहा है कि इस मैटर में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास यहां पर चला जाएगा। एन अपील कैन बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, जजमेंट, हाई कोर्ट की जजमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आप वे ऑफ अपील से जा रहे हैं अगर उसमें कुछ ऐसा मैटर होगा। अपील्स इन द सिविल मैटर्स। एन अपील लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज। अगर सिविल मैटर है कोई, वो था कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, सिविल मैटर में अगर हाई कोर्ट को लग रहा है that involves a substantial question of law of general importance, the question needs to be decided by the Supreme Court। अगर यहाँ पर हाई कोर्ट को लग रहा है सिविल मैटर में कि यस ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा, या फिर इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन है पब्लिक इंपॉर्टेंस का जिसमें सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास ये चला जाएगा। अपील इन द क्रिमिनल मैटर्स। अपील कैन बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट इन द 3 situations। Number 1, if the High Court has an appeal, reverse an order of acquittal of accused person and sentence him to imprisonment of the life of for 10 years। 3 इंस्टेंस में सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाएगा। नंबर 1 क्या कह रहा है कि अगर हाई कोर्ट ने अपील के थ्रू, मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट पे अपील पे आया,
उसने जो एक्विटल था एक्यूज पर्सन का, कोई एक पर्सन था एक्यूज्ड, ठीक है, छूट गया था, उसको रिवर्स कर दिया और उसको अब यहां पे सजा दे दी 10 साल की। तो यहां पर आप अपील करके ऊपर जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। दिस इज द इंस्टांस नंबर 1। इंस्टांस नंबर 2 क्या है? इफ द हाई कोर्ट हैज टेकन बिफोर इटसेल्फ एनी केस फ्रॉम एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट, कन्विक्टेड द एक्यूज्ड पर्सन एंड सेंटेंस्ड हिम फॉर द 10 years। मान लो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था अमृतसर का, ठीक है, इसके बाद हाई कोर्ट ने क्या करा, खुद उस केस को ले लिया सबऑर्डिनेट कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट ने ले लिया एंड हाई कोर्ट ने उस पर्सन को 10 साल की सजा दे दी, तब ये ऊपर चला जाएगा, अपील से जा सकता है। थर्ड इज इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज द केस इज फिट फॉर द सुप्रीम कोर्ट। थर्ड केस क्या है कि हाई कोर्ट को खुद ही लग रहा है कि भाई यहां पर सुप्रीम कोर्ट के लिए ये मैटर है, तो वो अपील से ऊपर जाएगा। द फॉलोइंग 2 points are to be noted with respect to this. In the first 2 instances, the appeal lies to the Supreme Court as a matter of right, that is without any certificate of the High Court. पहले दोनों मैटरों में अगर मैं बात करूं, ये वाला मैटर आया पहला, दिस वन, कि अगर 10 साल से ज्यादा है तब, एंड नंबर 2 जो हमारे पास केस आया 10 साल वाला, ये इन दोनों केसेस में तो आपको एक मैटर ऑफ राइट है आपका। बट जो अगर तीसरा केस आया जब हाई कोर्ट को खुद से लग रहा है, in the first 2 instances appeal lies to the Supreme Court as a matter of right, that is without any certificate। जब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हो, आप एक सर्टिफिकेट मिलता है आपको हाई कोर्ट में, इसके थ्रू फिर आप अपील करके ऊपर जाते हो। तो पहले दोनों इंस्टांसेस में वो कह रहा है कि आपको कोई भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इफ द हाई कोर्ट हैज रिवर्स्ड the order of conviction and has ordered an acquittal of the accused person, there is a right to appeal to the Supreme Court। आपके पास राइट है ये आपके, आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, आपको वहां पर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशल लीव, ये न्यूज में भी रहता है अभी। सुप्रीम कोर्ट इज ऑथराइज टू ग्रांट इन डिस्क्रिशन ऑफ स्पेशल, नाम से पता लग रहा है स्पेशल, बिकॉज ये एक्सक्लूसिव है, यहां पे सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, फ्रॉम एनी जजमेंट in any matter passed by any court or tribunal in the country। यहां पे ट्रिब्यूनल में मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स एग्जेम्प्टेड होंगे, एक्सेप्ट द मिलिट्री ट्रिब्यूनल एंड द मार्शल कोर्ट। कोई भी कोर्ट में अभी जजमेंट चल रही थी, मैटर चल रहा था, वो अभी इंटरलोकेटरी मतलब बीच में है, या उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया है, तो यहां पर बाय स्पेशल लीव आप सुप्रीम कोर्ट में मैटर को लेके जा सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं SLP। अब उस SLP को एंटरटेन करना है कोर्ट ने कि नहीं करना है, ये सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर एंड कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। नंबर 1, एक तो आपका ये मैटर ऑफ राइट नहीं है, ठीक है। नंबर 2, इट कैन बी ग्रांटेड इन एनी जजमेंट वेदर फाइनल और इंटरलोकेटरी। अगर वो बीच में भी है, जजमेंट अभी पास नहीं करी है, आपने SLP डाल दी कोर्ट में, ठीक है, तो आप यहां पर कोर्ट के ऊपर है वो SLP को एंटरटेन करें या ना करें। नंबर 3, इट मे बी रिलेटेड टू एनी मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल, इनकम टैक्स, लेबर, ये कोई भी मैटर हो सकता है, ये यहां पर जा सकता है। बट ये डिस्क्रिशनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट की, वो एंटरटेन करे या ना करे, एक्सेप्ट 2 ट्रिब्यूनल्स की जो जजमेंट है, मान लो किसी मिलिट्री के ट्रिब्यूनल ने जजमेंट दी है, वो SLP के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकती। इट कैन बी ग्रांटेड अगेंस्ट एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, नॉट नेसेसरी अगेंस्ट द हाई कोर्ट, ठीक है। कोई ट्रिब्यूनल, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 स्टेट्स के बीच में पानी की लड़ाई होगी तो इंटर स्टेट वाटर ट्रिब्यूनल, आप उसके बाद SLP के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज कर दो, उसके वर्डिक्ट को, ठीक है, ट्रिब्यूनल के। Thus, the scope of this provision is very wide and vests with the Supreme Court with the jurisdiction to hear appeals। उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है, माने या ना माने। एडवाइजरी जुरिडिक्शन, आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति यहां पर सुप्रीम कोर्ट से 2 कैटेगरीज में एडवाइस मांग सकते हैं। नंबर 1, कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, ठीक है, यहां पर अगर कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देने से, एडवाइस देने से यहां पर मना भी कर सकता है और दे भी सकता है, ठीक है, बट राष्ट्रपति इस पर बाइंड नहीं होंगे। नंबर 2 कंडीशन आती है कि कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी थी, आर्ग्यूमेंट था, उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट से यहां पर प्रेसिडेंट को यहां पे एडवाइस मांग रहे हैं, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट को अपना ओपिनियन देना ही पड़ेगा। तो ये 2 इंस्टांस में एडवाइस मांगते हैं राष्ट्रपति, पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट मना भी कर सकता है। सेकंड केस, अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी एग्रीमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट को यहां पर एडवाइस देनी पड़ेगी। बट दोनों केसेस में ये राष्ट्रपति के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, वो माने या ना माने।
कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बहुत सिंपल है, जितनी भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, प्रोसीडिंग्स होती हैं, उन सबको यहाँ पर टेस्टिमनी के लिए रिकॉर्ड के तौर पे रखा जाता है. दिस रिकॉर्ड्स आर एडमिटेड टू बी ऑफ एविडेंशियरी वैल्यू एंड कैन नॉट बी क्वेश्चनड व्हेन प्रोड्यूस बिफोर एनी कोर्ट. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जितनी भी हियरिंग हो रही है उन सबको टेस्टिमनी पर्पस के लिए रखा जा रहा है. Thus, these judgments are recognized as a legal precedents या legal reference के तौर पे काम आएंगी. It has the power to punish or contempt not only of itself but of high courts, subordinate courts and of functioning in the entire country. इनके पास पावर है कि यहाँ पर contempt में वो किसी को भी यहाँ पे पनिश कर सकते हैं. Now, power of judicial review, ये हमने फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 13 में पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, आर्टिकल 13 जो कि डायरेक्टली मेंशन तो नहीं है, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहीं ना कहीं यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू की बात करता है कि यहाँ पर अगर कोई भी लॉ, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, एंड फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करी जा सकती है बाय द कोर्ट. सो इट इज द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी of the legislative act and executive order of both the central and the state government. अगर उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को ये वायलेट कर रहे हैं तो उसको नल और वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लास्ट इज इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि भाई सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहा जाता है इंडिपेंडेंस. नंबर 1 तो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, भाई राष्ट्रपति लगा तो रहे हैं इन्हें, बट रिमूवल कैसे हो रहा है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा. जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 बना हुआ है, एक कमेटी बनेगी, इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर के ग्राउंड्स पे ही इनको रिमूव किया जाएगा. सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इनका है कि दे कैन बी रिमूव्ड ओनली इन द मैनर एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे संविधान में दे रखा है उसी तरीके से इनको हटाया जाएगा, अपनी तरफ से नहीं हटा सकते. Now, next we have is the fixed service condition. The service condition of the judges cannot be changed to their disadvantage after their appointment except financial emergency 360. भाई जजेस की तनख्वाह भी खाली फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पर ही वेरी करी जा सकती है. ये नहीं है कि आज किसी जज ने यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो बात कर रहा हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रेजेंट गवर्नमेंट हो सकती है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ठीक है, अगर इनके अगेंस्ट कुछ काम कर दिया तो ये नहीं है कि आप उनकी तनख्वाह काट लोगे, उनकी यहाँ पे जो ये है अपने पास सर्विस कंडीशंस है उसमें कुछ वेरी कर दोगे. इट कैन नॉट बी वेरी. एक्सपेंसेस चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड, द सैलरी, अलाउंस, पेंशन ऑफ द ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर चार्ज ऑन CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट का स्टेट से आएगा. एंड हेंस दे आर नॉट वोटेबल. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये नहीं कि कल को सुप्रीम कोर्ट का जज ने कुछ यहाँ पर डिसीजन उल्टा सुना दिया, वर्डिक्ट उल्टी दे दी, तो आप उनको वोट करके तनख्वाह कम कर दो. बार ऑन द पार्लियामेंट्री इंटरफेरेंस, जितने भी जजेस की कंडक्ट हैं वो यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस नहीं होंगे एक्सेप्ट जब उनका इम्पीचमेंट रिमूवल प्रोसेस चल रहा होगा. अदरवाइज जजेस का कंडक्ट यूज नहीं करा जा सकता. बैन ऑन पोस्ट रिटायरमेंट प्रैक्टिस, जो रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको यहाँ पे प्रोहिबिट होता है फ्रॉम एक्टिंग इन एनी कोर्ट बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. दिस इंश्योर दे डू नॉट फेवर एनीवन इन द होप ऑफ फ्यूचर फेवर. ये नहीं कि भाई क्विड प्रो क्यों, कि फ्यूचर में कुछ फेवर के लिए वो यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को यहाँ पे फेवर करें. पावर टू पनिश फॉर इट्स कॉन्टेप्ट, जो कि मैंने आपको पहले ऊपर भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट किसी को भी कॉन्टेप्ट के लिए यहाँ पे पनिश कर सकता है. हेंस इट एक्शन कैन नॉट बी क्रिटिसाइज एंड ओपोज्ड बाय एनीबडी. ठीक है, ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं. फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ, चीफ जस्टिस के पास यहाँ पर पूरी पावर है कि जो भी ऑफिसर और सर्वेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के एंड उनकी सर्विस कंडीशन को विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव बीच में नहीं आ सकता. उनके पास पूरी पावर है अपने स्टाफ को अपॉइंट करने की. ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हैं, लास्ट है बिल्कुल ये, कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट. हमारे यहाँ पे मैंने बताया कि फेडरल कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, आर्टिकल 131. यहां पर ओरिजिनल जुरिडिक्शन कवर्स नॉट ओनली फेडरल केसेस बट रिलेटेड टू द नेवल फोर्सेस, मैरीटाइम एक्टिविटीज आल्सो. नेक्स्ट इज एपीलेट जुरिडिक्शन, सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, तीनों को मेंशन कर रहा है. यहां पर वो खाली कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को ही कर रहा है अमेरिका में. इट हैज अ वाइड डिस्क्रिशन टू ग्रांट स्पेशल लीव इन एनी मैटर, जो हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 136. ठीक है, कि स्पेशल लीव यहां पर एक्सेप्ट मिलिट्री ट्रिब्यूनल किसी में भी हो सकता है. It has no such power. It has advisory jurisdiction, Article 143. राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं. It has no advisory jurisdiction. Its scope of judicial review is limited. हमने सबसे पहले चैप्टर में ही किया था
कि यूएस में जुडिशियल रिव्यू बहुत ही वाइड है। नेक्स्ट, इट डिफेंड्स द राइट ऑफ सिटीजन अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। हमने आर्टिकल 20 में किया था कि आपसे लाइफ और लिबर्टी नहीं छीनी जा सकती एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। एंड अगर इसके साथ नेचुरल जस्टिस को मैं ऐड कर दूं, इट बिकम्स द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कि यूएस के केस में है, जिसमें एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेटिव दोनों के एक्शंस पे ध्यान दिया जाता है। यहां पर चेक किस पे है? खाली एग्जीक्यूटिव के एक्शन पे। इट्स जुरिडिक्शन पावर कैन बी इनलार्ज्ड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ही इंक्रीज कर सकती है। यहां पे इट्स जुरिडिक्शन पावर्स आर लिमिटेड टू दैट कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बट यहां पर पार्लियामेंट चेंज कर सकती है। It has the power of judicial superintendence and control over the state high courts due to integrated judicial system। हमारे पास integrated judicial system है, इसलिए यहाँ पर ये स्टेट के हाई कोर्ट्स पे भी कुछ ना कुछ कंट्रोल आपके पास आ गया। बट यहाँ पर क्यों नहीं है, मैंने आपको बताया, बिकॉज उनके वहाँ पे डबल जुडिशियल सिस्टम है। फेडरल कोर्ट सेंटर में है एंड हर स्टेट में उनका सुप्रीम कोर्ट है। एंड अगर मैं यहीं पर एक लास्ट चीज आपको बताऊं, 143, तो अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले IIT धनबाद का एक लड़का था, लास्ट डे कंप्यूटर इंटरनेट या कुछ भी उनका प्लेटफॉर्म जो था IIT धनबाद का वो चल नहीं रहा था एंड उसके कारण उसका एडमिशन नहीं हुआ। एंड उसके बाद उसने 142 डिस्क्रिशनरी पावर है, जिसमें अगर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि कंप्लीट जस्टिस नहीं हुई है तो उस मैटर में आकर वो यहाँ पर कुछ भी ऑर्डर्स पास कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने इस केस में करा। उसके बाद उस बच्चे को एडमिशन भी दिया गया एंड यहाँ पर उन्होंने क्या यूज करा? आर्टिकल नंबर 142, जिसको कंप्लीट जस्टिस भी कहा जाता है। जैसे कि लास्ट ईयर हम देखते हैं कि पहली बार डिवोर्स के केस में, अदरवाइज हिंदू मैरिज एक्ट्स हैं अलग अलग, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंगली अब डिवोर्स वाले केस आते हैं, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 142 आर्टिकल यूज किया था और कंप्लीट जस्टिस यहां पे करवाया था। चंडीगढ़ में जब मेयर के इलेक्शंस हुए थे तो आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी हुई, ठीक है, तो यहां पर उसके बाद भी हमने देखा उस केस में सुप्रीम कोर्ट बीच में आती है और कंप्लीट जस्टिस आर्टिकल नंबर 142 को यूज करती है। तो ये कुछ आर्टिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 136 स्पेशल लीव पिटीशन, कि कोई भी ऑर्डर फाइनल और इंटरलोकेटरी वो यहां पर स्पेशल लीव के थ्रू आ सकता है। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, दो स्टेट्स के बीच में पानी की लड़ाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली बीच में नहीं आता है, आपके पास इंटर स्टेट वाटर ट्रिब्यूनल्स बनते हैं। उस ट्रिब्यूनल की जजमेंट आप स्पेशल लीव के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस न्यूज में है। आर्टिकल 143 राष्ट्रपति को अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई एडवाइस चाहिए तो वो ले सकते हैं एंड जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट दे रही है वो राष्ट्रपति के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। एंड इसके अलावा कोलिजियम सिस्टम, जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट होती है। नंबर 1, अगर सुप्रीम कोर्ट है तो चीफ जस्टिस के साथ 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे, हाई कोर्ट है तो चीफ जस्टिस के साथ 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में अपना हाई कोर्ट डिस्कस करेंगे। आप आज अच्छे तरीके से इसके नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए एंड आर्टिकल 142 को बहुत अच्छे से कीजिए बिकॉज ये न्यूज में चल रहा है। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।